नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉमन प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के ऊपर, जो कि ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी ट्री, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की दृष्टिकोण से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जो भी विद्यार्थी इन परीक्षाओं की एक साथ तैयारी कर रहे हैं, उनके रिवीजन के तौर पर इस प्रैक्टिस सेट को हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी को जो भी संस्था कंडक्ट कराने जा रही है, वहीं से इस पेपर को हमने लिया है। बीपीएससी ट्री के लेवल को ध्यान में रखते हुए कि लेवल बीए और एमए का होगा, उसके आधार पर भी ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एससीईआरटी, एनसीईआरटी किताबों पर हम अलग से भी कुछ चर्चा किए हुए हैं, आगे करते रहेंगे। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से मैं एक आग्रह करूंगा कि यूनिट 2, जिसे हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया गया है, उसके दृष्टिकोण से तो ये प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है ही। इसके अतिरिक्त यूनिट 1 से लेकर कहें 10 तक के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे हमने अपने चैनल पर यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक अलग अलग तरीके से वीडियो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। आप अगर तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से तो उन सभी वीडियो लेक्चर्स को देखिए। हमने एक वीडियो में पूरा लिंक भी दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर हमारी कोशिश ये है कि आप परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस करें और अच्छा करें। तो चलते हैं, बात करते हैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए। तो यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया है कि चौपाई छंद का पूर्व रूप है। ऑप्शन दिया गया पदधड़िया, पंचटिका, अरिल, चौपाई। तो चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अरिल। चौपाई का जो खास लक्षण है कि हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। वैसे ही अरिल में भी 16-16 ही मात्राएं होती हैं। अब इस प्रश्न के माध्यम से हमने चौपाई को भी देखा और अरिल को भी देखा, लेकिन आज पता चला कि ये इन लक्षण के आधार पर ये दोनों छंद क्या है, एक रूप में। इसीलिए सवाल बना चौपाई छंद का पूर्व रूप है, तो सही जवाब है अरिल। मान लीजिए अगले एग्जाम में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर चौपाई की जगह पर अरिल हो सकता है और अरिल की जगह चौपाई हो सकता है, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? आप समझ गए कि प्रश्न में पूछ दिया जाएगा कि अरिल छंद का पूर्व रूप क्या है, या फिर यहाँ पर पूर्व के स्थान पर क्या आ जाएगा, बाद का रूप या फिर नवीन रूप। तो इस तरीके से प्रश्न बदल सकता है, लेकिन हमने जो तथ्यों को देखा है, इतना हम ध्यान में रखें कि चौपाई और अरिल का आपस में संबंध है, दोनों में 16-16 मात्राएं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी को लगेगा कि हो सकता है चौपाई, चौपाई भी एक छंद है, आदिकाल पढ़ेंगे तो इसमें कुल 15 मात्राएं होती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, जब हम भी तैयारी करते थे तो हमने चौपाई और चौपाई को एक जगह ऐसे लिखा हुआ था। आप भी अगर लिख लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जितने मात्रा का अंतर है उतना ही मात्रा का यहाँ पर मात्रा में भी अंतर दिखाई पड़ रहा है। चौपाई में 16 और चौपाई में 15। तो इस तरीके से पहला जो प्रश्न था उसका उत्तर क्या हो गया, अरिल हो गया। अगला प्रश्न जो कि कोटेशन के तौर पर है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणियां संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छवों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। आमतौर पर जब हम देखते हैं कि स्वाभाविक विकास शब्द जहां भी आप देखेंगे, इसका आंसर ज्यादातर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। ये मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये फार्मूला एक दो दिन की पढ़ाई में नहीं आया, बल्कि काफी अनुभवों के बाद और हमेशा रिसर्च करने पर ये एहसास हुआ। तो देखिए, ये प्रश्न पहले तो पढ़ने में आपको बड़ा सावधानी रखना पड़ेगा, कठिन कठिन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है और आखिर में बताया गया कि इसमें 6 धाराओं की बात की गई और ये 6 धाराओं से ही अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हुआ। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राहुल साकृत्यायन। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो ऑप्शन दूसरा है। हमने लक्षण बता दिया था कि इस तरीके का अगर शब्द प्रयुक्त हो बार बार तो समझ जाइए कि वहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी आंसर ज्यादा होने की संभावना है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया। आगे चलते हैं, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, कुंडलनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? कुंडलनी शब्द का प्रयोग अक्सर हम
सिद्धनाथ कवियों की कविताओं के दौर में देखते हैं, या फिर कबीर के जब हम पदों को पढ़ते हैं, दोहों को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी ये शब्द दिखाई पड़ता है। अब कहा गया कि कुंडलनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है, स्फोट से शब्द बना विस्फोट, विस्फोट से स्फोट से बना है विस्फोट, उपसर्ग लग गया है, मतलब कोई ध्वनि निकलती है या फिर आवाज होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है नाद, बिंदु, प्रकाश, सिद्धि। अब देखिए इस प्रश्न के लिए आपको मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है, बल्कि थोड़ा सा आईक्यू लेवल यहाँ पर लगाना है कि स्फोट का नाद इसका सही जवाब होगा। नाद का मतलब ही होता है ध्वनि, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर लगाएंगे दिमाग तो सही जवाब तक पहुंच पाएंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? जो विद्यार्थी यूपी हायर एजुकेशन इत्यादि का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें यह सवाल पूछा गया, इसी टाइप का सवाल, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ऑप्शन दिया गया ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो देखिए ये प्रश्न देखने में छोटा है, लेकिन अगर आपको आ रहा है तो बहुत आसान लगेगा, नहीं आएगा तो यही प्रश्न आपके लिए बहुत चुनौती खड़ा कर देगा। सही जवाब क्या हो गया इसका? ऑप्शन तीसरा, राम भक्ति शाखा से जुड़े हुए हैं अग्रदास। जब भी राम भक्ति शाखा की बात आती है तो हम लोग तुलसीदास को याद रखते हैं, साथ में 4-5 और कवि हैं जिनको कि आपको याद रखना पड़ेगा, अग्रदास, ईश्वरदास, ये सब लोग हैं। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया? पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने बताया था कि एक रचना जिसमें कयामत का वर्णन किया गया, और देखिए यहाँ पर सवाल आ गया। इसलिए हर प्रैक्टिस सेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और न सिर्फ जुड़े हुए हैं बल्कि आपके मनोबल और आपके परीक्षा के रिवीजन के तौर पर बहुत ही जरूरी। तो यहाँ पर देखिए जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? ऑप्शन दिया गया है मसलानामा, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा। तो चारों रचनाएं जो दी गई हैं, पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जायसी की कौन कौन सी रचना है, जो कि आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में पढ़ा या फिर जो भी किताब आपके पास होगी उसमें पढ़े होंगे। कयामत का वर्णन किसमें किया गया है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, आखिरी कलाम में। कयामत के साथ साथ आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सवाल पूछा जा सकता है कि किस रचना में की गई है। और अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो जायसी से रिलेटेड ही एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इनके यश का आधार क्या है? यश का आधार क्या है? तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने पढ़ा था पद्मावत। तो इसी तरीके से कोरिलेट करके पढ़ना है और एक प्रश्न को देखना है। उस प्रश्न को देखने के बाद आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की है सभी तथ्य आपके सामने अगर आ जाते हैं तो बहुत ही मानकर चलिए कि बेहतर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बेहतर परफॉर्मेंस परीक्षा में करेंगे। अगला प्रश्न है कि विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य। देखिए यहाँ पर लिखा गया विशिष्टाद्वैत, कई जगह पर विशिष्टाद्वैतवाद लिख देगा, दोनों चीज एक ही। ये प्रस्तोता आचार्य, कई जगह पर प्रस्तोता लिख दे रहा है, कई जगह पर प्रवर्तक। तो प्रश्न तो वही है, पुराने ढंग के एक प्रश्न है, लेकिन नए नए तरीके से पूछे जा रहे हैं। मेरी बार बार समझाने की कोशिश रही है। तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रस्तुता आचार्य हैं, ऑप्शन दिया गया रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, मध्वाचार्य। तो इसका जो सही जवाब हो गया पहला ऑप्शन, रामानुजाचार्य। और ये लगातार आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्न आपको मिल रहे हैं, आपके मन में शंकराचार्य, मध्वाचार्य के भी जो भी सिद्धांत रहे हैं वो आने शुरू हो गए। अगला जो प्रश्न है कि गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं, गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन दिया गया हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। थोड़ा सा ये नया प्रश्न है, अभी तक का जो हमने प्रैक्टिस सेट किया है शायद पहली बार आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। बिल्कुल इसका सही जवाब आपने दिया कि ऑप्शन चौथा, चैतन्य महाप्रभु। अब ये चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, और इनके बारे में ये भी आपने पढ़ा होगा कि ये विद्यापति के पदावली को या फिर कृष्ण भक्ति शाखा के जो पद थे उसको पढ़कर ये बेहोश हो जाते थे, मतलब एकदम से तन्मय हो जाते थे। इनका जिस हिसाब से नाम है चैतन्य महाप्रभु, और देखा जाए तो ये अचैतन्य हो जाते थे। तो इसी तरीके से कोरिलेट करके हमें पढ़ना है, और यही है उद्देश्य कि परीक्षाओं में आप अच्छा अपना प्रदर्शन कर पाए। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि हित 84 के रचयिता है, हित 84 के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया नंददास, हित हरिवंश, शीत स्वामी, स्वामी हरिदास। तो यहाँ पर ऑप्शंस को देखने के बाद तुरंत मन में आ गया होगा कि ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है, हित हरिवंश। और देखिए इन्होंने अपने नाम
से ही जोड़ दिया है। हित 84, हित हरिवंश, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस देख लेना कि ये नाम उसमें है कि नहीं। देखिए यहाँ पर हित 84 दिया गया है और ये जो रचना है भक्ति काल से संबंधित रचना है। और इसी तरीके से एक और ग्रंथ है 84 वैष्णवों की वार्ता। 84 शब्द ऐसे नहीं आया, बल्कि एक ट्रेंड चला हुआ था उस जमाने में लिखने का। जैसे कई बार हम रिसर्च इत्यादि करते हैं तो ज्यादातर जैसे कि स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श या फिर जो भी अभी किन्नर विमर्श आया हुआ है उस पर लगातार करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही ट्रेंड चला हुआ था 84 जोड़कर हमेशा लोग रचना कर रहे थे। तो 84 वैष्णव की वार्ता किसने लिखा है, अगर आप कमेंट्स करें तो अच्छा लगेगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर, कि यह किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पे। देखिए ये यहां से पूरा भी पूछा जा सकता है, आगे के एग्जाम में यहां से भी पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर आप ध्यान में रखिए कि शुक्ल जी ने कहा कि भाई सूरदास ब्रज भाषा के लिए जाने जाते हैं, अवधि के लिए जायसी जाने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कंट्राडिक्शन, विरोधाभास आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, शुक्ल जी ने ये बात कही हुई है। अगला प्रश्न है कि गिरा अरथ जल बिच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदव सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की? ऑप्शन दिया गया केशवदास, तुलसीदास, ईश्वरदास, नागरीदास। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है, तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं, गिरा अरथ जल बिच सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो परीक्षाओं में ज्यादातर ऊपर की ही पंक्ति पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर नीचे दोनों पंक्तियां पूछ ली गई हैं। हमें ध्यान रखना है कि तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं से चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन, रामविलास शर्मा। तो ये कथन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पीजीटी 2013 का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें ये सवाल पूछा गया था और कहीं भी पूछा जा सकता है। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने इसको लिखा कहाँ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है, भक्ति काल के संदर्भ में लिखा है। पहले ही पेज पर आप देखेंगे, अगर आपके पास किताब हो तो जाकर देखिएगा, भक्ति काल वाला जो चैप्टर है उसके पहले पेज पे ही आपको दिखाई पड़ेगा। ये कोई बात कब बता सकता है? जब वो खुद किताब का अच्छे से अध्ययन किया हो। तो चीजें जीवन में बहुत सारी चलती रहती हैं, हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है, फोकस पे ध्यान रखना है। पूछा गया, देखिए इस कथन को कई बार तोड़कर भी पूछा जा सकता है, इतना दूर भी पूछा जा सकता है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान, भक्ति इन तीनों धाराओं से चलता है, ये किसका कथन है? तो भी शुक्ल जी को याद रखना है, बाकी पूरा भी याद रखें। और यूपी पीजीटी में सवाल ये पूछा गया था, पूछने के बाद लिखा गया था कि किसके अभाव से वह विकलांग रहता है। तो ऑप्शन में ये तीनों दे दिए गए थे, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ा सा प्रश्न वहां चेंज हुआ था, ऑप्शन में धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति था, ठीक है ना। याद आ गया होगा अगर 2013 वाले विद्यार्थी पेपर देखे होंगे तो हम तो जब से एग्जाम दिया करते थे और पेपर देखते हैं तो हमें याद आ जाता है कि ये किस एग्जाम में पूछा गया था। ये किसी न किसी कठिन तपस्या का ही परिणाम कहा जा सकता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? यहां पर हमें जोर देना है कि नहीं पर। देखेंगे आप रीतिकालीन कवियों में तो ज्यादातर लोगों ने नखशिख शीर्षक से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सवाल यहाँ पर सीधे सीधे केवल नखशिख शीर्षक से पूछ दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, लेकिन इस प्रश्न में आप देखेंगे कि इसमें से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि नखशिख शीर्षक से किया है और एक इसमें कवि नहीं। तो पहले प्रश्न सीधे सीधे इस स्थिति में पूछे जाते थे सामान्य, अब यही है कि उन तीनों कवियों का नाम दे देगा और नीचे कूट दे देगा कि इसमें से कितने लोग हैं जो कि नखशिख वर्णन लिखे हुए। तो जवाब तो आप देखेंगे वो जो लिखे हैं उनका हो जाएगा और पूछेगा कौन नहीं है तो उसका हो जाएगा। तो यहाँ पर पैटर्न को समझना है। तो देखिए नखशिख वर्णन किसने नहीं किया है? ऑप्शन दिया गया है कुलपति मिश्र, सूरत मिश्र, नृप शंभु या फिर पजनेश।
तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है ऑप्शन तीसरा। नृपशंभु नाम से जो यहाँ पर कवि हैं, इन्होंने नखशिख वर्णन नहीं किया हुआ। सही जवाब है 12 का ऑप्शन तीसरा। कई किताबों में हमने देखा कि पजनेस आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूज करने वाले आंसर आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जहां से मैं इस चीज को बता रहा हूं मैं सही जवाब दिया है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि अंग दर्पण किस कवि की रचना है? अंग दर्पण किस कवि की रचना है? ऑप्शन दिया गया रसलीन, मुबारक, बेनी प्रवीण, राम सिंह। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर अंग दर्पण, पहले भी ये सवाल पूछा जा चुका है। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन पहला रसलीन। रसलीन का वास्तविक नाम भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनका मूल नाम क्या है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है चिर जीवो जुरी जुरे क्यों न सने गभीर को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वृषभानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया। ऑप्शन दिया गया है यमक, प्रतीप, श्लेष, ब्याज स्तुति। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है, किसमें? श्लेष अलंकार है। वृषभानुजा और हलधर, वृषभानुजा आपके राधा के लिए प्रयुक्त हुआ है और हलधर जो है वो बलदाऊ के लिए। तो इस तरीके से इसका अर्थ एक से अधिक आ रहा है। जब किसी एक शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हों, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, तो इसका सही जवाब हो गया श्लेष अलंकार। लेकिन एक तरफ मैं आपका और ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसमें हमें शब्द शक्ति भी पूछ लिया जाता है। आप अगर पिछले साल के कई प्रश्न पत्रों को देखे होंगे तो ये पंक्ति पूछ लिया जाता है इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पानी पर अपार घन आनंद उकति ओछी जगत जुगति जुन्न कौन पे न पति। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? अब इस पंक्ति को हमें समझना है और उसके आधार पर इसका जवाब देना है। ऑप्शन दिया गया नायिका का सौंदर्य वर्णन असंभव नहीं, नायिका के सौंदर्य से अच्छी कवि की उक्ति है, नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है, नायिका का सौंदर्य और कवि की उक्ति दोनों अच्छे हैं। अब इस तरीके के प्रश्न को आप पहले तो अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ये नए ढंग का प्रश्न दिख रहा है। सही जवाब ये है कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है, यानी कि नायिका का सौंदर्य उक्ति से क्या है? बेहतर है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पानी अपार घन आनंद उकति ओछी, ओछी मतलब निकृष्ट है, जतन जुगति जोन कौन पै न पति। अब यहाँ पर घन आनंद दिया हुआ, तो लग रहा है कि ये जो पंक्ति है घन आनंद से जुड़ी हुई है। अगला यहाँ पर कथन दे दिया गया है अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है, इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गड़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? तो मैंने लक्षण बहुत पहले बता दिया कि जो कभी संज्ञा का प्रयोग न करे, सर्वनामों का प्रयोग करे, इन्हीं, इनकी, इनके, तो तुरंत आप पकड़ लीजिए कि सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। तो पहले तो यहाँ पर कथन का आंसर आपने देख लिया रामचंद्र शुक्ल है, लेकिन ये किसके संदर्भ में कहा गया है? नंददास के संदर्भ में कहा गया। तो आगे प्रश्न चेंज होकर भी आ सकता है, लेकिन जवाब क्या हो गया यहाँ पर जो हमने देखा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यशोधरा, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया। तो इसमें कौन सी ऐसी रचना है जो कि नायिका प्रधान नहीं, मैथिली शरण गुप्त की? तो हम देख रहे हैं इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन दूसरा। पंचवटी नाम से जो रचना है वो नायिका प्रधान नहीं है, बाकी जितनी भी रचना है आप देख रहे हैं यशोधरा है, साकेत है, विष्णुप्रिया है, इसमें कोई ना कोई स्त्री मुख्य रूप से पात्र है या फिर नायिका प्रधान है। अगला प्रश्न है कि छोड़ दुर्मों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझादू लोचन। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ये काव्य पंक्तियां प्रसिद्ध छायावादी कवि के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन दिया गया है रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है तो बिल्कुल से आपको हटा ही देना है, बाकी तीन में है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, सुमित्रानंदन पंत ने इस बात को कहा है। अगला प्रश्न है कि दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है?
कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की परीक्षा, प्रतीक्षा, उर्वशी। तो कौन सी ऐसी रचना है जिसमें नायक के तौर पर कर्ण है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि रश्मिरथी। बहुत ही आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, यूजीसी नेट की अगर जो तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए उससे रिलेटेड प्रश्न भी आ गया। अगला प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता हैं अज्ञे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन चौथा है, मुक्तिबोध। और ये पंक्तियां ली गई हैं अंधेरे में से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस पंक्ति को हमने देख लिया, लेकिन पूछा जा सकता है कि अंधेरे में जो है 8 खंडों में बटी हुई कविता है, तो ये किस खंड से, ये तो पूछने वाले के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस पंक्ति के माध्यम से हम जरूर इस संकेत को समझ सकते हैं या फिर ध्यान में रख सकते हैं। जब आप रिवीजन करें तो इस तरीके से भी महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखिए कि उसका उल्लेख कहां पर किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपनी किस काव्य कृति में की है? तो कई बार तो ऊपर में इतना ही पूछ दिया जाता है कि मौन भी अभिव्यंजना है, लेकिन यहाँ पूरा पूछा गया, और पूछा गया कि इसकी अभिव्यक्ति अज्ञे ने किस कृति में की है। थोड़ा सा ये क्रिएटिव ढंग का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है इंद्रधनुष रौदे हुए ये, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर इंद्रधनुष रौदे हुए ये। तो इस पंक्ति को तो ध्यान में रखिए कि अज्ञे ने कहां पर प्रयुक्त किया है। बाकी जो भी नाम दिए गए ऑप्शन में सब अज्ञे के हैं, और इसमें एक रचना दी गई है जिसपे कि अज्ञे को पुरस्कार भी मिला है। वो कौन सी रचना है आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि विद्रोहिणी अंबा नाटक के रचयिता है। विद्रोहिणी अंबा नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया है सेठ गोविंद दास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उदय शंकर भट्ट विद्रोहिणी अंबा नाम के नाटक के रचयिता। ये किस विधा में है ये भी देख लीजिए, नाटक में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? अजातशत्रु, विक्रमादित्य, लहरों के राजहंस, दशाश्वमेध। तो देखने से ये लग रहा है कि इसमें जितने भी नाटक दिए गए हैं ये सभी नाटक अलग अलग लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। कुछ मोहन राकेश के दिखाई दे रहे हैं, कुछ आपको जयशंकर प्रसाद के भी दिख रहे हैं। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर लहरों के राजहंस, यानी जो मोहन राकेश का नाटक है उसमें प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है। अब प्रच्छन्न नायक क्या है? ये अलग ढंग का एक नायक है, इस मानसिक स्थिति को यहाँ पर दर्शाया गया गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? यानी अगर देखा जाए संख्या के दृष्टिकोण से तो सबसे ज्यादा किसने लिखा है? ऑप्शन दिया गया ज्ञानदेव अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है कि सर्वाधिक अगर नाटक कोई लिखा है, आप किताबें भी पढ़े होंगे, तो लक्ष्मी नारायण लाल का नाम वहां पर तुरंत आपको दिखाई दे दिया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है। तो पूस की रात कहानी लगभग आप छोटी बड़ी कक्षाओं में पढ़े होंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, हलकू। और इसमें एक पशु की भी बात की गई है, और इसकी जो एक पात्र है स्त्री पात्र, उनका नाम है मुन्नी। ये भी ध्यान में रखिए, और बीपीएससी के एससीईआरटी पेपर में इसको लगाया गया हुआ है। हमने एक प्रैक्टिस सेट में बात भी की थी। तो देखिए हर प्रश्न पत्र कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते ही रहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। तो सूरज का सातवां घोड़ा तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने पढ़ा है धर्मवीर भारती। आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो आवारा मसीहा जो कि अन्य गद्य विधाओं में आपने पढ़ी भी होगी, आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा भी। तो ये प्रश्न प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है, हर एग्जाम में कहीं न कहीं से घूम फिर कर आ जाता है। तो यहाँ पर तो किसके जीवनी पर लिखा गया ये पूछा गया, तो सही जवाब हो गया शरद चंद्र। किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर। कब लिखा था और कितने वर्ष लगे थे इसको लिखने में, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखकर आपके मन में जितनी भी आपने तैयारी की है सभी तथ्य अगर आए तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? कौन सा ऐसा उपन्यास है जो कि भीष्म साहनी का नहीं है? ऑप्शन दिया गया झरोखे, कड़ियां, बसंती, पीढ़ियां। तो इसमें भीष्म साहनी का उपन्यास नहीं है हमें बताना। तो सही जवाब यहाँ पर हो गया ऑप्शन चौथा। इसका सही जवाब है कि पीढ़ियां नाम का जो उपन्यास है वो भीष्म साहनी का नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं कि झरोखे, कड़ियां, बसंती ये सब उपन्यास भीष्म साहनी के हैं। पीढ़ियां किसका उपन्यास है इसको आप कमेंट्स कर बता सकते हैं, क्योंकि कुछ होमवर्क आप सब भी लीजिए और हमारे गंभीर विद्यार्थी जो हैं वो कमेंट्स करते रहते हैं और सही उत्तर बताते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। हिंदी में अलग अलग पृष्ठभूमि पर उपन्यास लिखे गए हैं। यहाँ पर सवाल पूछा गया कि मछुआरों के जीवन पर कौन सा उपन्यास लिखा गया है। ऑप्शन दिया गया बुध और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और मनुष्य, डूब। तो कौन है नागार्जुन का उपन्यास? खास पूछ दिया गया कि नागार्जुन का ही उपन्यास है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, वरुण के बेटे। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, पदम सिंह शर्मा। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, रामवृक्ष बेनीपुरी। कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। तो कर्मवीर का जब भी जिक्र होता है तो तुरंत आपके मन में आ जाना चाहिए कि सही जवाब होगा माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मवीर पत्रिका के रूप में तो थी, लेकिन कर्मवीर नाम से एक कवि ने कविता भी लिखी हुई है। जब मैं आप लोगों के लिए एससीईआरटी की बुक कक्षा 8वीं की पढ़ रहा था बीपीएससी के लिए, तो वहां पर मैंने इस कविता को देखा। तो इसका भी आप उत्तर कमेंट्स करके दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया गिरिराज किशोर, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, इलाचंद जोशी। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन दूसरा, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा। महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है, इस विधा को भी ध्यान में रखिए, और अकाल पुरुष गांधी नाम से। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? हम हशमत, यादें और बातें, दीवान खाना, स्मृतियों के क्षण। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है हम हशमत, जो कि संस्मरणात्मक ग्रंथ है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन। इस तरीके के प्रश्न आप देख रहे हैं कि वन लाइनर भी पूछे जा रहे हैं, कई बार सुमेलित वाले में भी आ जाते हैं। तो ये किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है लुकाच, कॉलरिज, आई रिचर्ड, टीएस इलियट। तो ये देखिए एक से अधिक बार प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, टीएस इलियट। बायोग्राफी लिटरेरिया, लगभग हमने जो भी 9 प्रैक्टिस सेट किए सभी में ये प्रश्न घुमा फिराकर आया है। बायोग्राफी लिटरेरिया के लेखक कौन है? सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन तीसरा, कॉलरिज। कब प्रकाशित हुआ? ये पिछले ही प्रैक्टिस सेट में हमने आप सभी को बताया था। अगला प्रश्न है कि पेरिप्सूस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन दिया गया है अरस्तु, लॉन्जाइनस, टीएस इलियट, आई रिचर्ड। तो जब भी उदात्त की बात आती है तो तुरंत इसका सही जवाब हम दे देते हैं कि लॉन्जाइनस का। अब इन्होंने 5 तत्वों की बात की थी। कई बार परीक्षाओं में ये 5 तत्व विकल्प के रूप में रहते हैं और कूट पे हमें बताना पड़ता है कि कौन है कौन नहीं है। लॉन्जाइनस की जो रचना है उसका नाम है पेरिप्सूस, जो कि पत्र शैली में लिखी गई है। यह भी सवाल कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? देखिए कई बार तो परीक्षाओं में इतना दूर तक ही पूछा जाता है कि श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किसका कथन है? और यहाँ पर देखिए पूरा पूछ लिया गया। तो मैं जो बात कह रहा था कि प्रश्न पुराने ही होते हैं लेकिन नए दृष्टिकोण से नई शैली में पूछ लिए जाते हैं। सही जवाब इसका क्या हो रहा है? सही जवाब है वर्ड्सवर्थ ने इस बात को कही है। अगला प्रश्न है कि नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रतिभा का संबंध किससे है? प्रतिभा का संबंध किससे? ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सही जवाब हो गया काव्य हेतु। और 2 काव्य हेतु बच रहे हैं, टोटल
इनकी संख्या 3 है, तो वो दोनों आपके मन में आ गए। कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? मासिक थी कि साप्ताहिक थी, पाक्षिक क्या थी? इस एंगल से भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है जो कि रचना काल के दृष्टिकोण से पूछा गया है कि सही क्रम क्या है। और पिछले प्रैक्टिस सेट में कुछ रचनाएं आई हुई थी, इसी टाइप से आई थी। हमें बताना है कि कौन ऑप्शन इसमें सही है। रचनाओं का नाम दिया गया है, ज्ञानदीप, इंद्रावती, प्रेम रतन, हंस जवाहिर। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है पहला ऑप्शन ही सही है। ज्ञानदीप, इंद्रावती, प्रेम रतन, हंस जवाहिर वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम। सूफी रचनाएं कुछ दी गई हैं, मृगावती, चंदायन, मधुमालती, चित्रावली। तो जिसमें चंदायन सबसे पहले होगा वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली। अब ये किसकी किसकी रचनाएं हैं, ये सब आपके मन में आनी चाहिए। जन्म काल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? भूषण, चिंतामणि, केशवदास, सेनापति। ये नाम दिए गए, इसके आधार पर हमें बताना। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, केशवदास, सेनापति, चिंतामणि, भूषण। ये इसका सही क्रम है। जन्म काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है, और जितने भी कवि हैं सभी कवि भारतेंदु मंडल से एक तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो नाम इनका दिया गया है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। एक चीज आप देखेंगे कि भारतेंदु योगीन जितने भी कवि या लेखक रहे उनकी आयु बहुत कम रही है, बहुत ज्यादा आयु नहीं रही, चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का लें, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का, प्रताप नारायण मिश्र, बहुत कम लोग जीवित रहे। मतलब मुझे लग रहा है कि 40-45 साल से ज्यादा नहीं था कोई। जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? इस तरीके के प्रश्न हमने पहले भी देखा है। कानन कुसुम, आंसू, लहर, झरना, ये सब दिया गया है। हमें बताना है कि सही अनुक्रम क्या है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो गया, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर। तो लगभग इसमें सभी के प्रकाशन वर्ष को आप जान पा रहे होंगे। कानन कुसुम लिख दिया उन्होंने 1913 में। बाकी झरना को आप देख रहे हैं कि 1918 में, आंसू 1925 में, और लहर 1933 में। एक वीडियो लेक्चर में मैंने कहा भी था कि जयशंकर प्रसाद के पास कितना वक्त रहता था, कितना समय रहता था कि वो कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, कविता सब कुछ लिखते थे। तो हमारे एक विद्यार्थी ने कमेंट्स किया कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, और मैं उनके बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। आगे बात करता हूँ, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जो भी कवि यहाँ पर दिए गए हैं प्रगतिशील तार सप्तक से जुड़े हुए कवियों के नाम है। नागार्जुन, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, ये नाम दिए गए हैं। इसके आधार पर हमें बताना है कि सही जवाब क्या होगा। तो तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, नरेश मेहता। जन्म काल के आधार पर यह क्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? हर पेपर में आप देख रहे हैं कि भीष्म साहनी, विष्णु प्रभाकर, इन सभी के रचनाओं का क्रम पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया कबीरा खड़ा बाजार में, हानुश, आलमगीर, माधवी। तो हमें बताना है कि सही जवाब क्या है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, आलमगीर। ये प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से ये सही क्रम है। यहाँ पर एक नया प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि अर्थ प्रकृतियों की संख्या कितनी है, तो वो है 5। अब वो कौन कौन सी है, उनका क्रम हमें बताना है। बिंदु, पताका, प्रकृति, बीज, कार्य, इन सब के आधार पर बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं पहली बार स्त्री उपन्यासकार को ध्यान में रखते हुए क्रम के आधार पर सवाल पूछा गया है। उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं, कठगुलाब। तो ये सभी उपन्यास किसके हैं? मृदुला गर्ग के। आगे वन लाइनर एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं। इसका जो सही जवाब यहाँ पर है कि सबसे पहले जो इनका उपन्यास आ रहा है वो है उसके हिस्से की धूप, फिर चितकोबरा। तो देख रहे हैं कि दो दो जगह दिया, और पहला ऑप्शन इसका क्या हो गया? सही हो रहा है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। तो यहाँ पर हमें बताना है सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले जिसमें छाया होगा वही क्या होगा? सही होगा। जयशंकर प्रसाद का संबंध न केवल छायावाद से है बल्कि उन्होंने छाया नाम से कहानी संग्रह भी निकाला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? सुनी घाटी का सूरज, मकान, सीमाएं टूटती, विश्रामपुर का सन। देखने से ये लग रहा है कि ये सब जो उपन्यास हैं ये श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। ठीक है, हमें सही क्रम बताना है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है इसका? सही हो गया। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का हमें सही अनुक्रम बताना है। क्या भूलूं या याद करूं, बसेरे से दूर, टुकड़े टुकड़े दास्तान, जो मैंने किया। तो हमें बताना है कि सही अनुक्रम क्या है। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, अशोक के फूल। तो जितने निबंध दिए गए हैं सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन चौथा है। और कई परीक्षाओं में तो सीधे सीधे पूछ लिया गया कि अशोक के फूल कब प्रकाशित हुआ। आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। आधुनिक हिंदी साहित्य, रस सिद्धांत, दक्षिणी हिंदी का साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, ये सब दिया गया है, हमें प्रकाशन वर्ष बताना है। तो इसका जो सही जवाब है पहला ही ऑप्शन सही है। आधुनिक हिंदी साहित्य, रस सिद्धांत, दक्षिणी हिंदी का साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो नगेंद्र हिंदी साहित्य का संपादन इन्होंने किया और परीक्षा में इनसे रिलेटेड सवाल आते ही रहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, साहित्य का समाज शास्त्र, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। अब ये सब नाम दिए गए हैं और ये आप नोट कर लीजिए, कभी वन लाइनर में भी आ सकते हैं। तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन दूसरा। दूसरा ऑप्शन जो है वो अनुक्रम के हिसाब से सही है। अगला प्रश्न है जो कि स्थापना और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। रसव व सह एक सुक्ति दी गई है जो कि उपनिषद से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो स्थापना के रूप में दिया गया है, रस को लेकर यहाँ पर दिया गया है और कहा गया कि रस को ब्रह्मास्वाद सहोदर भी कहा गया है, ब्रह्मानंद सहोदर भी कई जगह बोला जाता है। तो इसमें हमें बताना है कौन सही और कौन गलत है। तो इसका सही जवाब होगा कि स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है, इसलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है। तो इसमें हमें बताना है क्या सही और क्या गलत है। तो यहाँ पर क्या है कि कहा गया कि छायावाद केवल प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है, बिल्कुल गलत है। जबकि आप छायावाद नाम से एक किताब पढ़ेंगे उनका, नामवर सिंह का, तो उन्होंने इसको राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों चीजें क्या है? गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। तो स्थापना और तर्क हम दोनों देख रहे हैं, दोनों के आधार पर हम देखते हैं कि कौन सही है। कहा गया कि रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का भी आभास। सही है, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है कि दोनों सही है, स्थापना और तर्क दोनों सही है। प्रश्न के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में कथन के तौर पर पूछ लिया जाता है कि ये किसका कथन है। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा कहा गया है। तर्क दिया जा रहा है क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतनता का काव्यमय सृजन करती है। इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। लंबा चौड़ा कथन दिया गया और तर्क दिया गया है, उसके आधार पर हमें पहुंचना है कि आखिरकार सही क्या है। तो यहाँ पर जो कहा गया इतना दूर तो सही है कि प्रसाद के अनुसार काव्य, ये रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है, काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, तो सही है।
लेकिन ये कहा गया कि इसका संबंध जो विश्लेषण है विकल्प या विज्ञान से नहीं है, ये यहाँ पर गलत। इस हिसाब से जो तर्क है, जो स्थापना है वो क्या है, गलत हो रही है, लेकिन तर्क इसमें सही है। सही जवाब इसका हो रहा है ऑप्शन पहला, इसका सही जवाब है कि स्थापना गलत है लेकिन तर्क सही है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद से, जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती। तर्क दिया गया कि क्योंकि जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। दोनों दिया गया है, स्थापना और तर्क। हमें बताना क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर भी जो स्थापना दी गई है वो गलत है, तर्क इसका सही है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि आद्य बिंब आदिम मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है, इसलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों के सम्मिलन से यही आद्य बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ। तो बिंब से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और बिंब पर ज्यादा अच्छा काम किया नगेंद्र ने, काफी काम किया है। इसके बाद केदारनाथ सिंह का नाम आता है। तो बिंब के बारे में हमने भी अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ था कि आखिरकार बिंब क्या है और कितने प्रकार का है। तो स्थापना और तर्क दोनों को देखने से ये हो रहा है कि दोनों क्या है, सही है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निकष रस है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव है। तो ये सब बातें क्यों की जा रही हैं, आपने पढ़ी होगी कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान। तो बार बार ये चिंतन मनन किया जाता रहा है कि आखिरकार कविता का मूल्यांकन किन प्रतिमानों पर किया जाए। तो स्थापना और तर्क देखने के बाद लग रहा है कि ये दोनों क्या है, गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि साहित्य जनता की अभिजात्य चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है, क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्त भाव और विचार जन सामान्य की धरोहर नहीं होते। तो स्थापना और तर्क दोनों को देखने से यह लग रहा है कि बिल्कुल ये दोनों गलत हैं। जहां रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जनता की संचित चित्रवृत्ति का प्रतिबिंब है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभिजात्य खास वर्ग से जोड़ा जा रहा है, तो गलत हो गया। और तर्क भी, तो क्या है, दोनों क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है कि साहित्य लेखक की विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है, क्योंकि जन समूह के पास अपने अनुभवों को व्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं होती है। हमें बताना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो इसका जो सही जवाब है कि स्थापना गलत है और तर्क क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से ही व्यक्तित्व का सामाजिकरण नहीं हो जाता, क्योंकि व्यक्तित्व के सामाजिकरण के लिए अपनी शक्तियों को मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख करना होता है। अच्छा, जब मैं इन कथनों को पढ़ रहा हूं या फिर तर्कों को पढ़ रहा हूं तो मुझे पिछले प्रैक्टिस सेट सब याद आ रहे हैं, मिलता जुलता एकदम से कथन थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके पूछा गया है। अभी इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 65 में हमने देखा स्थापना और तर्क दोनों को दिया गया है। अब क्या इसमें कि दोनों क्या है, इसका स्थापना भी इसकी सही है और तर्क भी क्या है, सही। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। तो इस तरीके से स्थापना तर्क वाले प्रश्नों को थोड़ा सा हमें धैर्य रखकर और समझकर हल करना पड़ता है, और कई बार टैली करना पड़ता है क्या सही इसमें है क्या गलत है, कितना जो सेंटेंस या वाक्य पॉजिटिव दिया गया है नेगेटिव दिया गया उसी हिसाब से करना है। अगला प्रश्न सुमेलित वाले से रिलेटेड आ गया, और प्राय इस तरीके का प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। एक तरफ रचनाएं, रचनाकार, रास पंचाध्यायी, प्रेम वाटिका, कवित रचनाकर, बरवे नायिका भेद, ये सब दिए गए हैं। रास पंचाध्यायी हो गया आपका नंददास, और एक खास छंद में है, कई बार हम पूछ चुके हैं, यहाँ पर मैंने बता दिया, आपके दिमाग में कौन गया होगा कि क्या है, पूरा नहीं लिखूंगा। प्रेम वाटिका हो गया रस खान का, कवित रत्नाकर सेनापति, बरवे नायिका भेद रहीम। तो इस तरीके से हमने मिला लिया। इसका जो अगर हम सही जवाब यहाँ पर मिलान करते हैं तो चौथा ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। पंक्तियां दी गई हैं कि कौन बरी यह बान अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है, चोजी मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के, चांदनी के भारन दिखात उनयो सो चंद,
गंध के भारण बहत मंद मंद पवन। तो पहले तो मैं ये आग्रह करूंगा कि इन पंक्तियों को आप आगे की परीक्षाओं के लिए बिल्कुल ध्यान में रखिए कि किसकी है। अभी ये सुमेलित वाले में पूछा गया है, कभी ये स्वतंत्र भी आ सकता है। तो पहला जो है इसका सही जवाब है प्रतापशाही। कौन परी यह बान अरी, यह प्रेम को पंथ कराल है। बहुत ही जबरदस्त तरीके की पंक्ति बोधा की। चोजिन के चोजी शब्द जो यहाँ पर दिया गया है, ये पंक्ति जो दी गई है ये हो गई ठाकुर की। और चांदनी के भारन दिखावत, ये जो पंक्ति हो रही है वो है द्विज देव। जो द्विज देव से भी संबंधित प्रश्न आता है कि इनका पूरा नाम क्या है या फिर वास्तविक नाम क्या है। हमने यहाँ पर सुमेलित कर लिया, आप देख लीजिए इसको। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि रचनाकारों को सुमेलित करना है। प्रबंध चिंतामणि, रणमल छंद, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक चंद्रिका, जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका। तो अब हम मिलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है, ठीक है। रणमल छंद श्रीधर, जय चंद्र प्रकाश कविता, ये जो पुस्तक है ये हो गई भट्ट केदार, जय मयंक चंद्रिका मधुकर कवि। तो सभी का हमने मिला लिया। दामोदर यहाँ पर दिया हुआ है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण आपके मन में आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से कौन किसके रचनाकार है हमने देख लिया है। अगला जो प्रश्न है प्रकाशन वर्ष से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया गया कि प्रेम माधुरी का प्रकाशन कब हुआ, एकांतवासी योगी का कब हुआ, हेम तरेंगड़ी निहार। तो मिलान करते हैं कि कौन कब से प्रकाशित हुआ है, ठीक है। तो प्रेम माधुरी का प्रकाशन हुआ 1875 ईस्वी में। एकांतवासी योगी ये अनुदित कृति है, किसकी है आपके मन में आने शुरू हो गई होगी, 1886 में। हेम तरेंगड़ी 1949 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, या फिर 48 वाला जो यहाँ पर दिया गया इसको हम लगा सकते हैं। निहार 1930 ईस्वी में। तो जो रचनाएं थी कविताएं, खासतौर से सभी कविताएं, प्रकाशन वर्ष हमने मिला लिया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है वो भी प्रकाशन वर्ष से रिलेटेड ही है। कुकुरमुत्ता, हुंकार, भग्नदूत, प्रेम संगीत। तो इसको हम मिलाते हैं कि कौन कब है। कुकुरमुत्ता 1942 में। हुंकार यहाँ पर जो दिया गया है, हुंकार कई जगहों पे 1939 1940 भी दिया गया, तो हम जो मिलाया गया है 1939 मिला लेते हैं। भग्नदूत, भग्नदूत का प्रकाशन हुआ 1933 ईस्वी में, जो कि आगे की रचना है। बाकी निराला का आप देख रहे हैं, ठीक है। रामधारी दिनकर। प्रेम संगीत यहाँ पर एक रचना दी गई है, प्रेम संगीत का प्रकाशन वर्ष हुआ 1937 में। अगला प्रश्न है पात्रों को दिया गया है और रचनाओं से हमें मिलाना है। तो दिया गया राधा, जाम्बवान, युधिष्ठिर, केश कंबली। इस समय भी यूजीसी नेट में इसी तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, बस थोड़ा से बदले हुए। केश कंबली तुरंत आप मिलान कर लेंगे कौन है, असाध्य वीरा। युधिष्ठिर दिया हुआ है, युधिष्ठिर का दिया हुआ है, किससे है, महाप्रस्थान। जाम्बवान पढ़ेंगे तो राम की शक्ति पूजा में, और राधा प्रिय प्रवास। तो यहाँ पर जो पात्र थे और रचनाएं थी उनका हमने सुमेलन कर लिया। अगला प्रश्न कुछ वैसे ही स्त्री चरित्रों को ध्यान में रखते हुए और नाटक दिए गए। शीलवती, शर्मिष्ठा, सुरेखा, उर्वी, ये सभी स्त्री पात्र हैं और हमें मिलाना है। शीलवती का संबंध है सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक। शर्मिष्ठा का संबंध है देहांतर से। सुरेखा, सुरेखा का संबंध द्रौपदी से। और उर्वी का संबंध है पहला राजा। पहला राजा में एक राजनीतिक व्यक्ति की चर्चा की गई है, आप चाहें तो कमेंट्स करके बता सकते हैं इसके रचनाकार कौन है और किसके बारे में मैं संकेत कर रहा हूं। अगला प्रश्न है कि उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, अधखिला फूल, आदर्श दंपति। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तुरंत मिलाना शुरू कर देंगे। श्रद्धाराम फिलौरी, नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण वध, अधकिला फूल, हरिऔध, आदर्श दंपति जो है लज्जाराम मेहता। लज्जाराम मेहता जब मैं तैयारी करता था, पढ़ता था, तो इन्होंने आदर्श शब्द से कुछ कुछ और भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से कौन उपन्यास है और कौन उपन्यासकार है हमने देख लिया। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। आत्मकथाएं दी गई हैं। पानी, बीज, मीन, प्यासी, अतीत, आज के अतीत, पिंजरे की मैना, हादसे।
इसमें आप देखेंगे कुछ ऐसी रचनाएं जो कि ऑलरेडी पहले भी आ चुकी हैं प्रैक्टिस सेट में। तो क्रम के अनुसार हम मिलाएं तो पानी बीज मीन प्यासी, ये आत्मकथा है मिथिलेश्वर। नया एक तरीके से इसको आप नोट कर सकते हैं। आज के अतीत, ये हो गया भीष्म साहनी। पिंजरे की मैना, मैंने कमेंट में भी पूछा था, यहाँ भी आ भी गया, आप लोगों ने बताया भी था। चंद्र किरण सौनरेखा, रमणिका गुप्ता हाथ से। तो मिलान हो गया। मैं विकल्पों पे जो आंसर है कूट पे, उस पे इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमारी कोशिश है कि हम चीजों को देख लें बस, बाकी तो जब जानते रहेंगे तो हम मिला भी लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। भरत, धनंजय, सागर नंदी, रामचंद्र गुणचंद्र नाम दिया गया है। साहित्य दर्पण, नाट्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, रस रूपक, नाटक लक्षण, रत्न कोश, ये सब नाम दिए गए। हमें मिलाना है कि आखिरकार कौन किसका है। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र बस सावधानी से मिलाना है। धनंजय दश रूपक, रामचंद्र गुणचंद्र का बड़ा ही फेमस नाट्य दर्पण, और सागर नंदी एक ये नाम यहाँ पर नया आ रहा है जो कि आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। सागर नंदी का सही जवाब हो गया ऑप्शन 5वां, नाटक लक्षण रत्नकोश। तो इस तरीके से हमने कुल हिंदी के 75 प्रश्नों पर चर्चा की। देखने में प्रश्न 75 थे, लेकिन अगर शांतचित्त ढंग से देखा जाए तो लगभग इनकी संख्या 150 से ऊपर ही रही होगी। अलग अलग एंगल से हमने प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि ये जो कॉमन प्रैक्टिस सेट चल रही है इससे आपको बहुत ही लाभ मिल रहा होगा। आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में ये हमारा प्रयास सार्थक साबित हो रहा होगा। जो आपका मन नहीं लग रहा होगा कि भाई अब मैं कैसे इस परीक्षा की तैयारी करूं, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन इन सभी प्रैक्टिस सेट को समय निकाल कर 1 घंटा तो देना है, निकाल कर आप देखते हैं तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।